नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी सुंदरी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी समाज की उस सोच की ओर इंगित करती है जहाँ खूबसूरती ही सब कुछ है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी सुंदरी। वो कहाँ जा रही थी उसे खुद पता नहीं था। मस्तिष्क शून्य था, केवल कदम बढ़ते जा रहे थे। उसके कानों में फैमिली कोर्ट के जज के शब्द गूंज रहे थे। कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ बंधन में नहीं बांधा जा सकता, चाहे वह दाम्पत्य बंधन ही क्यों न हो। ये कोर्ट वादी की तलाक की अर्जी मंजूर करती है। श्रीमती सुंदरी श्रीवास्तव यदि चाहें तो एलिमनी के लिए दरखास्त दे सकती हैं। न्याय कभी कभी कठोर हो जाता है। जज के मुंह से निकले कुछ शब्दों ने वर्षों के अंतरंग संबंधों एवं भावनाओं को एकदम नकार दिया। उसके तलाक का केस काफ़ी चर्चा में था। मीडिया ने भी जनमानस में उसके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा कर दी थी। जगह जगह पोस्टर लग गए थे। सुंदरी के त्याग को देखते उसको तलाक देना मनुष्यता की हत्या है। सुंदरी के वकील ने भी उसे आश्वासन दिया था कि वो अपनी बहस में भावनात्मक पक्ष को उभारेगा और अंतिम विजय उसी की होगी। कोर्ट में उसके वकील ने कहा, मिलॉर्ड, मैं श्रीमती सुंदरी श्रीवास्तव के पक्ष में उन पहलुओं को पेश करना चाहूँगा जिनके चलते सुंदरी की शादी हुई। मेरा दावा है कि अंत में हुजूर ही नहीं, कोर्ट में उपस्थित सभी लोग मुतमईन हो जाएंगे कि इन परिस्थितियों में उनके पति का उनसे तलाक मांगना कितना नीच और घृणित कार्य है। इनका नाम तो सुंदरी है, पर इनसे असुंदर महिला परिवार में क्या, आस पड़ोस में नहीं थी। घर के बाकी सभी लोग सुदर्शन थे, अतः बचपन से ही इसके साथ उपेक्षा का व्यवहार रहा। पढ़ने में ठीक थी। शिक्षक प्रसन्नता तो करते, पर वाइवा में अच्छे अंक न मिलने से मेरिट नहीं आती। उसके व्यवहार से सभी खुश थे, परंतु चेहरे की वजह से सब काम बिगड़ जाता। रिसेप्शनिस्ट के पद से अपने व्यवहार और कार्य कुशलता की वजह से उसे सेक्शन इंचार्ज बना दिया गया, जिससे वो पब्लिक डीलिंग से दूर रहे। वेतन अच्छा था। घर वाले उसका वेतन तो इस्तेमाल करते थे, पर स्नेह और सम्मान देते चेहरा आरे आ जाता था। शादी के लिए भी बहुत लोग आए, पर किसी ने पसंद नहीं किया। उसके अच्छे वेतन के लोभ में कुछ युवक मनुहाए, पर आगे की जनरेशन खराब होने के डर से पीछे हट गए। इन रिजेक्शन का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसकी आदत पड़ चुकी थी। परिवार वालों के तानों से तंग आकर उसने हॉस्टल में रहना शुरू किया। कुछ दिन तो आशा थी कि परिवार वाले उसे वापस लेने आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद वो भी यही चाहते थे। ये सुनते सुनते सुंदरी कहीं अतीत में जा उतरी। ऑफिस के कार्य के बाद एंगेज रहने के लिए उसने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया जो विकलांगों के लिए कार्य करता था। विकलांगों की ही भलाई क्यों, शायद वो अपने को सूरत से विकलांग मानती थी, और शायद इसीलिए धीरे धीरे वो अंधे नहीं दृष्टि बाधित लोगों के लिए काम करने लगी। हालांकि जिला विकलांग अधिकारी ने उसे बताया कि दृष्टि बाधित के बीच कार्य करना सबसे मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी वो उनके लिए कार्य करती गई। एक बार कार्यशाला में उसने देखा, जहां अन्य दृष्टि बाधित उद्यम कर रहे थे, एक सुदर्शन युवक अलग कोने में बैठा ब्रेन लिपि का अभ्यास कर रहा था। गौर वर्ण, उम्र लगभग 25 से 30 की, संभ्रांत परिवार का लग रहा था। अपने कार्य के दौरान सुंदरी की निगाह अनजाने में ही उसकी तरफ उठ जाती। काम खत्म होने के बाद वो उस युवक के पास गई और उसके बारे में पूछा। युवक ने बताया कि एक दुर्घटना में उसके परिवार के लोग खत्म हो गए। दुर्भाग्यवश केवल वही जीवित रहा। सुंदरी ने पूछा, जीवित रहने को दुर्भाग्य क्यों मानते हो? युवक ने कहा, देवी जी, हर प्रकार की विकलांगता से अंधा होना बहुत बड़ी त्रासदी है, खासकर जब आप पहले दुनिया देख चुके हों। सुंदरी ने नाम पूछा। युवक ने कहा, प्रज्ञा चक्षु। सुंदरी को झटका लगा। क्या शुरू से ही तुम्हारा नाम प्रज्ञा चक्षु था? युवक मुस्कुराया। नहीं, पर अब यही नाम उचित लगता है। फिर भी तुम्हारा असली नाम क्या है? सुंदरी ने पूछा। वो नाम मैं भूल चुका हूँ।
ये कहकर वो अपना सामान लेकर वहां से चला गया। सुंदरी को लगा कि उसे ये बात आइंदा नहीं उठानी चाहिए। अपने एनजीओ ग्रुप के साथ लौटते में सब गपशप में मशगूल थे, परंतु सुंदरी का मन बार बार उस सुदर्शन दृष्टिहीन युवक की ओर चला जाता। अगले वीकेंड पर उसका एनजीओ फिर उसी केंद्र में गया। सभी सदस्य अपने कार्य में लग गए। एकाएक सुंदरी ने देखा कि प्रज्ञा चक्षु उसी स्थान पर अकेला बैठा ब्रेन लिपि का अभ्यास कर रहा था। सुंदरी उसके पास गई और पूछा, इस लिपि के अभ्यास पर इतना जोर क्यों? प्रज्ञा चक्षु, कौन? मैं सुंदरी श्रीवास्तव। पिछली बार तुमसे मिली थी ना, पर तुम नाराज हो गए थे। वो चुप रहा। प्रज्ञा, तुम ब्रेन लिपि सीखकर क्या करना चाहते हो? जीविका ढूंढूंगा और क्या। सारे जीवन यूं खैरात की जिंदगी जीने का मेरा कोई इरादा नहीं। सुंदरी को उसका ये स्वाभिमान अच्छा लगा। इसके बाद वो अपना कार्य समाप्त कर लौट आई। इंटरनेट पे सर्फ करते करते उसे उस युवक का ध्यान आया। दृष्टिहीन होने के बावजूद उसमें निरीहता नहीं थी। स्वाभिमान मनुष्य को अधोगति से बचाता है। एकाएक स्क्रीन पर उसने दृष्टिबाधित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाली संस्था की एक वेबसाइट देखी। ये संस्था देहरादून में थी। दृष्टिहीन लोगों को हॉस्टल में रखकर उन्हें उनके पसंद की जीविका के लिए ट्रेंड करना व आत्मनिर्भर बनाना उस संस्थान का लक्ष्य था। उसके बाद व्यक्ति अपने आप अपना भोजन व अन्य सभी कार्य करने में दक्ष हो सकता है। सुंदरी ने सारी जानकारी नोट कर ली। अगले दिन सुंदरी ने ऑफिस से पहले ही प्रज्ञा के पास पहुंचकर प्रज्ञा को संस्थान के बारे में बताया। प्रज्ञा ने निराशा से कहा कि इस पर खर्च भी तो आता होगा। सुंदरी के बताने पर कि वह व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, उसके चेहरे पर क्षणिक खुशी दिखी, पर अगले क्षण निराशा की बदली छा गई। लखनऊ से देहरादून का मार्ग व्यय, मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। सुंदरी के मुंह से अचानक निकला, पर यह तो एहसान होगा ना। सुंदरी को फौरन उसे समझाते हुए झूठ बोलने में कोई हिचक नहीं हुई। कोई एहसान नहीं, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ देहरादून जाने का बहुत दिन से सोच रही थी। सोचा तुम्हारी परिचारिका बनकर जाने से मेरा एक तरफ का टिकट बच जाएगा। तुम्हें पहुँचाकर कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। अगले ही दिन सुंदरी ने देहरादून से प्रज्ञा के एडमिशन के बारे में सारी जानकारी ले ली। विकलांग कंसेशन पर देहरादून के 2 टिकट बुक करा दिए और प्रज्ञा को फ़ोन पर जाने का दिन और समय बता दिया। एक रोज़ कार्यशाला जाकर प्रज्ञा को देहरादून ले जाने की स्वीकृति भी ले ली। ट्रेन में प्रज्ञा अनमनस्क था। कभी सोचता ये महिला मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही है, पर एक तरफ की फ्री यात्रा की बात सोचकर आश्वस्त हो जाता। इधर सुंदरी सोच रही थी कि उसे इस नवयुवक के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों? दया, करुणा या प्रभु इच्छा मान वो भी अपने मन को समझाने की कोशिश करती। दोनों को एसी 3 टायर में नीचे की बर्थ मिली थी। गाड़ी चलने पर छुटपुट बातें होती रहीं, पर प्रज्ञा ज़्यादातर चुपचाप गंभीर बना रहा। शायद भविष्य के बारे में अनुमान लगा रहा था। सुंदरी उसकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रख रही थी और स्वयं को आश्वस्त कर रही थी कि वो मात्र परिचारिका है। सुबह हुई। सुंदरी का दिल बहलाने के लिए बाहरी दृश्य थे। प्रज्ञा केवल स्थिर बैठा था। कोई भी आवाज़ होने या वेंडर के आने पर पथराई आंखें केवल घूम जाती। सुंदरी उसके सामने सीट पर बैठी उसके चेहरे के भाव देख रही थी। गाड़ी रुकती तो उत्सुकता, एकाएक शोर से आक्रोश और न जाने कितने भाव प्रज्ञा के चेहरे पर आ जा रहे थे। सोच रही थी कि प्रज्ञा की आंखें देख सकती तो क्या वह इतनी सहजता से उसके चेहरे को देख सकती थी? प्रज्ञा किसी को अपनी ओर देखे जाने पर अपने चेहरे के भाव संयत करने की कोशिश करता या फिर महिला दृष्टि से संकुचित होता, पर इस समय ऐसा कुछ नहीं था। देहरादून आने पर वह सीधे उस संस्थान में गई। वहाँ के इंचार्ज भी प्रज्ञा से प्रभावित हुए और तत्काल उसकी व्यवस्था कर दी। उन्होंने सुंदरी से पूछा, आप इनकी कौन लगती हैं? इस सवाल के लिए सुंदरी तैयार नहीं थी। प्रज्ञा ने ही उत्तर दिया, ये एक एनजीओ कार्यकर्ती हैं और बहुत लगनशील हैं। देहरादून से वापसी के सफ़र में बार बार सुंदरी का ध्यान प्रज्ञा की ओर चला जाता। वहाँ के इंचार्ज के प्रश्न पर वो असहज क्यों हो गई, उसे स्वयं समझ नहीं आ रहा था। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद प्रज्ञा ट्रेन से अकेले ही लौटा। सुंदरी स्टेशन पर उसे रिसीव करने आई। एकाएक प्रज्ञा को देखकर वो पहचान नहीं पाई। आत्मविश्वास से परिपूर्ण सुदर्शन व्यक्तित्व, आंखों पर काला धूप का चश्मा बहुत फब रहा था।
केवल हाथ की स्टिक ही उसके दृष्टिहीन होने की चुगली कर रही थी। सुंदरी ने लपक कर प्रज्ञा का स्वागत किया। लखनऊ नगरी में आपका स्वागत है प्रज्ञा। प्रज्ञा आवाज से पहचान कर बोला, अरे सुंदरी जी, मेरा आना आपको कैसे पता चला? सुंदरी के मुंह से अचानक निकल पाया, उन पे बनाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। प्रज्ञा के माथे पर शिकन आई ही थी कि वह संयत होकर बोली, संस्थान के अधीक्षक ने फोन किया था। प्रज्ञा मुस्कुराने लगा। साल भर देहरादून संस्था में काम करने के एवज में उसे कुछ धन मिला, जिससे प्रज्ञा ने एक इंटरएक्टिव सॉफ्टवेयर वाला लैपटॉप किश्तों में खरीद लिया। सुंदरी ने उसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी भी दिला दी। अब वो एक अलग कमरे में स्वतंत्र रूप से रहने लगा। कंपनी की स्टाफ बस उसे कंपनी तक ले जाती और वापस छोड़ जाती। प्रज्ञा ने 3 साल के वकालत पार्ट टाइम कोर्स में दाखिला भी ले लिया था। सुंदरी का प्रज्ञा से मिलना लगभग रोज ही होता। कभी वो प्रज्ञा को अपने कमरे पर ले जाकर खाना खिलाती, कभी प्रज्ञा उसे अपने कमरे पर स्वयं खाना बनाकर खिलाता। जब वो तरतीब से सजे कमरे में कुशलता से खाना बनाता तो सुंदरी आश्चर्य से उसे निहारती रहती। एक रोज खाते वक्त सुंदरी ने पूछा, अब आगे क्या इरादा है? प्रज्ञा ने कहा, वकालत करने का। सुंदरी ने कहा, अरे मैं शादी के बारे में पूछ रही थी। प्रज्ञा ने कहा, हाँ, यदि कोई मेरी तरह दृष्टिबाधित लड़की मिल जाए तो संभव है। सुंदरी बोली, दृष्टिबाधित ही क्यों? ऐसी क्यों नहीं जो तुम्हारी आंख बन सके? प्रज्ञा ने कहा, आंख वाली कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? क्या तुम किसी ऐसी लड़की को जानते हो? उसके स्वर में विनोद था। सुंदरी के मुंह से अचानक निकला, मैं ही नहीं तुम भी जानते हो, पर मानते नहीं। प्रज्ञा गंभीर हो गया और बोला, ये मजाक का विषय नहीं। सुंदरी हंसते हुए बोली, अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लड़की तुम्हारे सामने है बुद्धू। प्रज्ञा स्तब्ध हो गया, फिर अविश्वास से फुसफुसाया, क्या तुम सही कह रही हो? सुंदरी, हाँ। सुंदरी और प्रज्ञा ने रजिस्ट्रार के सामने दस्तखत किए। कार्यशाला अधीक्षक ने गवाही पर दस्तखत करके नव दंपति को शुभकामनाएं दी। कार्यशाला के सभी दृष्टिबाधित साक्षी व अधीक्षक के साथ विवाह भोज के बाद नव दंपति प्रज्ञा के कमरे में आ गए। शादी के बाद रसोई और लॉन्ड्री का सारा भार सुंदरी स्वयं उठाना चाहती थी, क्योंकि उसकी नज़र में ये स्त्रीयोचित कार्य था। प्रज्ञा ने कहा, तुम मेरी पूरक हो, मैं तुम्हारी नज़र से देखता हूँ, यही बहुत है। सारा गृह कार्य हम दोनों मिलकर करेंगे, जिससे मेरा स्वावलंबन न छूटे और तुम्हें मेरी अन्य सहायता के लिए अधिक समय मिले। तब से सुबह का सारा कार्य सुंदरी करती, जबकि प्रज्ञा व्यायाम और वकालत की तैयारी में लगता। जितना मटेरियल ब्रेन लिपि में मिल जाता वो तो प्रज्ञा के लिए आसान था। बाकी नोट्स व किताबें सुंदरी उसे पढ़कर सुना देती। प्रज्ञा की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जब लॉ का पहला साल प्रज्ञा ने पास किया तो दंपति को अपार हर्ष हुआ। प्रज्ञा ने सफलता का क्रेडिट सुंदरी को दिया तो सुंदरी ने उसका हौसला बढ़ाया। दोनों ने 5 साल बच्चा न पैदा करना तय किया, जिससे प्रज्ञा की पढ़ाई पूरी हो जाए और तब तक परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। वकालत पास करने के बाद जब प्रज्ञा रजिस्ट्रेशन के लिए हाईकोर्ट पहुंचा तो सुंदरी उसके साथ थी। कोर्ट में नज़ारा अलग ही था। सभी लोग दृष्टिहीन वकील को देखना चाहते थे। लौटते समय तक तो मीडिया भी पहुंच गया। अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इसी दंपति की चर्चा थी। दोनों की फोटो भी छपी। फोटो में सुंदरी तो खुश दिख रही थी, पर प्रज्ञा अनमयस्क दिख रहा था। अचीवमेंट तो प्रज्ञा का था, पर उसे यहाँ तक पहुँचाने में मीडिया ने सुंदरी को ही साधुवाद दिया। जर्नलिस्ट की निगाहों में दोनों के जीवन में सुंदरी ही नायिका थी। प्रज्ञा मात्र सहायक पात्र बनकर रह गया। शायद इसीलिए वह अन्यमनस्क था। दोनों का पारिवारिक जीवन शांत और सुखमय था। एक रोज सुंदरी ने पूछा, शादी के समय तुमने ये नहीं सोचा कि मैं कैसी दिखती हूँ? प्रज्ञा, मेरे लिए तो तुम सृष्टि की सबसे सुंदर रचना हो। सुंदरी ने ये शब्द पहले कभी नहीं सुने थे। ऐसे शब्द सुनने के लिए वो वर्षों से तड़प रही थी। वो अंदर तक भीग गई, तृप्त हो गई। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। इससे ज़्यादा उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन उसने प्रज्ञा से पूछा, क्या तुम फिर से देखना चाहते हो? प्रज्ञा ने हंसते हुए कहा, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें, पर मैं तो एक से भी काम चला लूँगा। सुंदरी, हम लोग जिंदगी में हर चीज़ आधा आधा बांटते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपनी एक आंख दे दूँ? प्रज्ञा नाराज होते हुए बोला,
ऐसा दोबारा मत कहना। तुम इतना सब जो मेरे लिए कर चुकी हो वही मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारे साथ मैं अपने को असमर्थ नहीं मानता। सुंदरी कुछ नहीं बोली, पर मन ही मन उसने कुछ निश्चय तो कर लिया। कुछ दिन बाद वो प्रज्ञा को लेकर आँख के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने प्रज्ञा को कार्निया ट्रांसप्लांट के लिए पंजीकृत कर लिया। डॉक्टर ने बताया कि मरते समय जो व्यक्ति अपनी आंखें दान कर देते हैं उसी से लोगों में प्रत्यारोपण किया जाता है। जब आपका नंबर आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। जब तक आप लोग पैसों का प्रबंध कर लें। दोनों घर लौट आए। जिंदगी फिर गुजरने लगी। दोनों महीने में एक बार दृष्टिबाधित स्कूल अवश्य जाते और भोजन वहीं सबके साथ करते। भोजन प्रज्ञा और सुंदरी की ओर से प्रायोजित होता। कार्यशाला के अधीक्षक भी उन दोनों के परिवार के वरिष्ठ सदस्य बन गए थे। एक रोज सुंदरी बहुत सवेरे ही जग गई। उसके मन में एक संकल्प था। सुबह के कार्यकलाप में सुंदरी चुप सी रही। प्रज्ञा ने नोटिस भी किया। यदि देख सकता तो अनुमान लगा लेता कि सुंदरी ने कुछ बड़ा निश्चय कर लिया था। सुंदरी उस रोज काम पर ना जाकर सीधे आँख के डॉक्टर के पास गई और बोली, मैं अपनी एक आँख अपने अंधे पति को देना चाहती हूँ। डॉक्टर हैरान हुआ। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सुंदरी डॉक्टर के टेबल पर रखे पेपर नाइफ की नोक को अपनी बाईं आँख के सामने रख कर बोली, यदि मैं स्वयं अपनी आँख निकाल कर आपको दूँ तो? डॉक्टर उसके हाथ से नाइफ लेने को उद्यत हुआ, पर सुंदरी की वर्जना से उसे बैठना पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर भर्राए गले से बोला, ये तो पागलपन है। तुम एक आँख की ही रह जाओगी फिर। सुंदरी पर इसका भी कोई असर न देखकर बोला, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अस्पताल के 2 ऑपरेशन थिएटर में अलग अलग 2 ऑपरेशन चल रहे थे। एक में सुंदरी की आंख से कार्निया लेकर दूसरे थिएटर में प्रज्ञा की आंख में ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। तय था कि कार्निया देने के बाद सुंदरी की एक आंख नष्ट हो जाएगी, पर वो ये सोचकर प्रसन्न थी कि अब प्रज्ञा फिर से देख सकेगा। सुंदरी ने डॉक्टर को मना कर दिया था कि प्रज्ञा को पता न चले कि कार्निया का डोनर कौन है। आज का दिन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज प्रज्ञा के आँख की पट्टी खुलने वाली थी। प्रज्ञा ने जब आँख खोली, चारों ओर अंधेरा था। प्रज्ञा सिहर उठा। क्या उसकी आँख की रोशनी वापस नहीं आई? डॉक्टर ने उसकी सिहरन महसूस कर प्रज्ञा से कहा, डरो नहीं, अभी पूर्ण अंधकार है। रोशनी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। बढ़ती हुई रोशनी प्रज्ञा महसूस कर रहा था। पूर्ण प्रकाश होने पर प्रज्ञा सब कुछ देख सकता था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर का हाथ पकड़कर उसने कृतज्ञता ज्ञापित की और चारों ओर कुछ ढूंढते हुए बोला, मेरी पत्नी कहाँ है? डॉक्टर, तुम पहले देखने के अभ्यस्त हो लो, फिर पत्नी से मिलना। वो दूसरे कमरे में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। डॉक्टर जान रहा था कि सबसे त्रासद घड़ी आने वाली है। प्रज्ञा ने सुंदरी के कमरे का दरवाज़ा खोला। सुंदरी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी पीठ प्रज्ञा की ओर थी। प्रज्ञा ने अनुमान लगाया कि संभवतः वह स्त्री सुंदरी ही है। वह उसे देख तो सकेगा, पर पहचानेगा तभी जब वो बोलेगी। प्रज्ञा ने पूछा, क्या तुम ही मेरी पत्नी सुंदरी हो? सुंदरी ने उसकी तरफ पीठ किए ही जवाब दिया, हाँ। प्रज्ञा, क्या तुम भली प्रकार से देख सकते हो? हाँ, बिल्कुल साफ साफ। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से संभव हो सका। प्लीज मेरी ओर घूमो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। प्रज्ञा के पीछे कार्यशाला के अधीक्षक थे। वह भी इसी क्षण के बारे में चिंतित थे। उन्होंने प्रज्ञा के कंधे पर हाथ रख लिया। सुंदरी धीरे से प्रज्ञा की ओर मुड़ी। प्रज्ञा, मैं ही तुम्हारी पत्नी सुंदरी हूँ। अधीक्षक अवाक रह गए। सुंदरी की बाईं आंख नहीं थी, केवल खाली अक्षिकोटर था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी। तभी प्रज्ञा के गले से अजीब सी आवाज निकली। उसका शरीर कांपने लगा। सुंदरी ने देखा, प्रज्ञा के चेहरे का दाहिना हिस्सा उसकी तरफ था। प्रज्ञा के दाहिनी आंख ठीक हो गई थी। दाहिने प्रोफाइल में प्रज्ञा सामान्य लग रहा था। प्रज्ञा तो सुदर्शन तो पहले से ही था, पर आंख ठीक होने से आज बहुत आकर्षक लग रहा था। उसकी प्रसन्नता उसकी मुस्कुराहट में दिख रही थी। परंतु एकाएक उसका बिगड़ता चेहरा व कांपते शरीर को देखकर सुंदरी सकते में आ गई। प्रज्ञा ने कुर्सी का सहारा लिया और भर्राई आवाज में कहा, क्या यही सुंदरी है? इसकी तो एक आंख भी खराब है। अधीक्षक ने कहा, सुंदरी ने ही तुम्हें अपनी एक आंख दी है जिससे आज तुम देख रहे हो। प्रज्ञा और सुंदरी दोनों को अचानक आघात लगा और वे खड़े नहीं रह सके, बैठ गए।
सुंदरी हतप्रभ थी कि आई डोनेशन की बात प्रज्ञा को क्यों पता लगी। वहीं प्रज्ञा सुंदरी द्वारा मिली हुई आंख से जैसे कोई भयानक सपना देख रहा था। उसे झुरझुरी हो रही थी कि वो इतनी बदसूरत महिला के साथ 5 साल कैसे रहा। एक आंख न होने की वजह से वो और भी विभत्स दिख रही थी। उफ, क्या अब सारी जिंदगी इसी के साथ रहना होगा? नहीं, कदापि नहीं। अंधे होने की वजह से 5 साल तो गुजर गए, पर अब और नहीं। परंतु आज वो सुंदरी की आंख से ही देख रहा था। आज तक वो जो कुछ भी कर सका उसमें सुंदरी का बहुत योगदान रहा है, वरना वो अभी तक कार्यशाला में ही पड़ा रहता या फिर सड़क पर भीख मांग रहा होता। क्षण भर के लिए उसके दिल में कृतज्ञता का एहसास आया, पर अगले ही पल सुंदरी का बदसूरत और काना चेहरा सामना आने पर उसका मन कठोर हो गया। वो चुपचाप उठकर बाहर चला गया। हफ्ते भर के अंदर ही उसने फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा डाल दिया। उसने खुद ही ये मुकदमा लड़ने का मन बना लिया था। अदालत का निर्णय सुनने के बाद सुंदरी चुपचाप कचहरी से बाहर निकल आई। वो अपमान और तिरस्कार की जिंदगी जीते जीते अब निराश हो गई थी। वो चलती ही गई। एकाएक उसे पैरों तले गीली मिट्टी का भान हुआ। एक झटके से वो होश में आ गई। सामने गोमती अपने पूरे वेग से बह रही थी। तो क्या वो आत्महत्या करने जा रही थी? क्यों नहीं, अब इसकी जिंदगी में बचा ही क्या था? रूप तो भगवान ने ही नहीं दिया। भावनाओं में बहकर एक आंख ऊपर से गंवा दी। कल अखबारों में छपेगा कि इतना करने के बाद भी उसे तलाक दे दिया गया। अब और अभिशप्त जिंदगी वो नहीं जीना चाहती है। प्रज्ञा चक्षु के साथ बिताए गए 5 सालों के अलावा उसे कभी सुकून नहीं मिला। प्रज्ञा चक्षु के साथ गुजरे 5 वर्ष कितने सुखद रहे, कितनी खुश थी वो। उसके चेहरे पर अजीब उल्लास और चमक थी, ऐसा लोग कहने लगे थे। एकाएक सुंदरी ने सोचा, क्या इन 5 सालों की यादों के सहारे वो बाकी जीवन नहीं गुजार सकती? महिलाएं वैधव्य भी तो झेलती हैं, वो सभी आत्महत्या तो नहीं करती। फिर उसके पास तो सामाजिक पहचान है। वो दृष्टिबाधित संस्था की चेयरपर्सन है। अब उससे दृष्टिबाधितों को बहुत आशाएं थी। वो प्रयास कर रही थी कि देहरादून जैसा संस्थान लखनऊ में भी हो जाए। शासन से यह प्रस्ताव लगभग अनुमोदित हो गया था। केवल वित्तीय स्वीकृति मिलनी बाकी थी। नहीं, सुंदरी को अभी और कार्य करना है जिसके लिए उसका जीवित रहना अनिवार्य है। वो आत्महत्या नहीं करेगी। उसके मन का कुहासा छट चुका था। उसमें आत्मविश्वास अंकुरित हुआ। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने गोमती के जल से आचमन किया और वापस मुड़ गई। पर यह क्या, उसके अंदर कोई और जान पल रही थी। मुकदमे के 4 महीनों में उसे अपनी शारीरिक स्थिति का भान ही नहीं रहा। सुंदरी को लगा जैसे नन्हे भ्रूण ने उसे इस निर्णय पर बधाई दी हो। सुंदरी ने पेट पर हाथ रखते हुए सोचा कि उसने एक आंख खोकर भी बहुत कुछ पाया है। पर प्रज्ञा, उसे दृष्टि तो मिली, पर वो ना तो प्रज्ञा रह पाया और ना ही प्रज्ञा चक्षु। वापस लौटते में फैमिली कोर्ट के सामने से गुजरी तो उसने देखा प्रज्ञा चक्षु काला चश्मा लगाए रिक्शे पर बैठने जा रहा था। सुंदरी उसके पास रुकी और उसका काला चश्मा हटाते हुए बोली, प्रज्ञा, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। पहला ही केस तुमने जीत लिया, मुबारक हो। प्रज्ञा कुछ नहीं बोला। वो सुंदरी की आंख से ही सुंदरी को देखता रहा। सुंदरी प्रज्ञा को छोड़कर जब आगे बढ़ी तो उसकी चाल में दृढ़ता और होठों पर मुस्कान थी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी सुंदरी। दोस्तों, आप सबको मेरा कथावाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।